एंड गो। ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम ऐसे घसीटा खा के भी आ सकते थे। पापड़ खाओगे? पापड़ खाओगे? पापड़ खाने? पापड़ नहीं। कुछ और मंगाओ तुम्हारे लिए। कचौरी। एक्चुअली इसने वर्ड पहली बार सुना था, है ना? देखो अभी लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैकग्राउंड मैंने डिस्कस किया था। तो आई होप कि बिफोर कमिंग इनटू दिस सेशन आप सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, आइदर फेस टू फेस, और जो फेस टू फेस अवेलेबल नहीं था उसने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है? और जिसने दोनों नहीं किया है उसने ऑलरेडी ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है ना? तो बताओ लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया गया था तुम्हें? तुम्हें पढ़ाया गया था कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, यहां तक। ऐसा कुछ हुआ था पिछले क्लास में। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर। यहां पे अपन पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने क्या ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था? ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। 3 ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर जो पैराग्राफ है ना, इसके पहले तुम लिख लो एक बार, वो लिख लो ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस ऑफ, 3 ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पहला सबसे पहले कौन सा बोलो? लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद में जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव who ensures the who ensures the implementation of law, and judiciary who settle down the disputes if any arises, who settle down the disputes if any arises out of the implementation of any law prepared by legislature. नेक्स्ट आ जाओगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली ये होना चाहिए था द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन कैन आइदर बी यूनिटरी और फेडरल। ठीक है? द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन कैन आइदर बी यूनिटरी और फेडरल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इन अ फेडरल सेटअप देयर इज अ टू टायर गवर्नमेंट, देयर इज अ टू टायर गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? both of them work independently and does not interfere in the other's sphere. तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। देखो अभी, there is a clear division of powers between the central government and state government, and both of them work independently and does not interfere in each other's spheres. The country like USA is having a federal structure. Simple है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होगा? अथॉरिटी विल बी गिवन to both the government, central government as well as state government, है ना? And both the government will not be interfering in each other's matters. ठीक है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में इन अ फेडरल सेटअप, फेडरल नहीं, हाँ, इन्हें यूनिटरी सेटअप करना। In a unitary setup, all the powers of government are centralized in one government, that is central government. And the most famous example of unitary constitution is UK. तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? पावर इज वेस्टेड या पावर इज गिवन ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर इज गिवन ओनली टू द
सेंट्रल गवर्नमेंट. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू टेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. मुझे बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है? दोनों है. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है. अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज फेडरल and in respect of certain matter it is unitary. ठीक है. Whether the constitution of India is federal or unitary can be decided by going through the features of both the structure. सिंपल है. देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर पहले अपन पढ़ेंगे, पहले अपन एनालाइज करेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स के क्या फीचर्स है, उसके बाद वी विल बी कंक्लूडिंग दैट वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी इन नेचर. ठीक है. तो फेडरल स्ट्रक्चर के फीचर्स देखो, देयर विल बी डुअल अथॉरिटी. डुअल अथॉरिटी मतलब स्टेट एंड सेंट्रल. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट and state government will be acting within the ambit, both central government and state government will be acting within the ambit or within the scope of constitution. Even though powers have been given to the central government and state government, but they will be operating within the scope or within the ambit of constitution. या ऐसा भी बोल सकते हो, both central government and state government will derive their powers from the constitution. And as they are deriving their powers from the constitution, they cannot go against the constitution. As they are deriving the powers from the constitution, they cannot go against the constitution. Simple है. Next, independence of judiciary. Independence of judiciary मतलब जुडिशियल प्रोसेस में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. ठीक है. जुडिशरी या जुडिशियल प्रोसेस में कोर्ट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे हो. सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस. जुडिशरी विल रिमेन इंडिपेंडेंट. जुडिशरी विल रिमेन इंडिपेंडेंट. एंड it is a rigid written and rigid constitution. written constitution तो समझ में आता है. rigid constitution का मतलब difficult to alter या difficult to change. तो ये किसके फीचर्स पढ़े तुमने? फेडरल स्ट्रक्चर के. एक बार इसको रीड करो फ्रॉम योर बुक. What happened? Done? Next आ जाओगे. यूनिटरी स्ट्रक्चर में, यूनिटरी स्ट्रक्चर सबसे पहले बात की गई, देयर विल बी सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप मतलब you can be either the citizen of India or citizen of any
अदर कंट्री, ठीक है, यू कैन आइदर बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। इमरजेंसी पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होंगी, मतलब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू take decision, to make decision even in respect of those matters which were exclusively reserved for the state government। अभी तुम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि बाइफर्केशन होगा पावर्स का बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पावर्स डिफाइंड है ना, दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट will have the power to make decisions, to take decisions in respect of those matters which are exclusively reserved for the state government। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल रहेगा एज कंपेयर टू दी स्टेट गवर्नमेंट। रेसिडुअरी पावर्स का मतलब एंसिलरी पावर्स है, एंसिलरीज पावर्स, ठीक है, मतलब दे कैन इवन टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मैटर्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट विच इज रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंट्री, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि समझो ना, पॉसिबिलिटी है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया होगा, जब वो ड्राफ्ट किया गया होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी that all the matters may not be included। उस समय उनके पता नहीं कि ध्यान में नहीं आए या उन्होंने एनालाइज नहीं कर पाए जो ड्राफ्टमेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंसिलरी मैटर्स, ठीक है, एंसिलरी मैटर्स का मतलब यहाँ पे विच आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मैटर्स ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर पाएगा, कैन एक्सरसाइज द पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट will be able to exercise the powers। सिंपल है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखना। सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजन्स आर ग्रांटेड ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, ठीक है। आप सभी कौन हो, भारतीय हो, राजस्थानी नहीं हो, हाँ ठीक है, राजस्थानी नहीं हो, मारवाड़ी नहीं हो, जैनी नहीं हो, बाणिये नहीं हो, ठीक है, आप सभी कौन हो, भारतीय हो। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया irrespective in the state in which they are born or reside enjoy the same rights all over the country। Countries like US, Switzerland and Australia have dual citizenship, that means national citizenship as well as state citizenship, ठीक है। emergency power, during an emergency the state go into total control of the center। अभी पेंडेमिक में हुआ था, ठीक है, संपूर्ण लॉकडाउन लेने का फैसला किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। बट दैट डिक्लेरेशन was also applicable in respect of all the state government। The federal structure converts into a unitary one without a formal amendment of the constitution। This kind of transformation is not bound by any other federation। Simple है, simple है। In case of emergency, central government will have the power to make rules या to give orders even in respect of those matters which are exclusively or which are reserved for the state government। फिर हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज यूनियन लिस्ट में ज्यादा मैटर्स कवर किए गए एज कंपेयर टू द स्टेट लिस्ट। मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड विल ऑफ द सेंटर शैल प्रिवेल ओवर द विल ऑफ स्टेट इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने पढ़ा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड concurrent list। state list में वो subject matters in respect of which laws can be made by state government, union list में laws can be made by central government, concurrent list में दोनों के पास powers है। लेकिन अगर दोनों
के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल ओवर द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. Residuary powers. The residuary powers has also been left with the union list. It means that only parliament, only the parliament has the powers to make laws on new subject matter. ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और यूनियन लिस्ट में भी नहीं है. मैंने बोला ना एंसिलरी मैटर, जो ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा नहीं होगा एट द टाइम ऑफ drafting the constitution or at the time of preparing the constitution. So in respect of those matters, those ancillary matters, who will have the power? Central government will have the power to frame laws. ठीक है. Then single constitution. In a federal state, usually the state have the right to frame their own constitution separate from that of the center, but in India no such power is given to the state. ठीक है. यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा. ठीक है. विच विल बी कॉमनली एप्लीकेबल फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, अगर वर्ड स्टेट आएगा यहाँ पे तो स्टेट का मतलब क्या था बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटीज. ठीक है. विच आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड विच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लो प्लीज. रीड द डेफिनेशन बीइंग गिवन. डन. चले आगे. ओके. ये भी पढ़ना है तुमको, इंटरप्रिटेशन ऑफ अथॉरिटीज. देखिए एक बार मेरे साथ पढ़ो. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज डिफाइंड इन आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and we need to study the concept of state as the fundamental rights which are granted to the citizen of India by the constitution can be enforced against the state. It means, देखो अब तुम लोगों ने सुना भी होगा जूनियर्स क्लासेस में क्या, that being a citizen of India we have been given with certain fundamental rights. कुछ याद है क्या? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है अपन को? एक एक करके बोलो, एक एक करके. अभी यहाँ पे 5 टीचर एक साथ बोलेगा, समझ में आएगा क्या तुमको? हाँ तुम बोलो. तुम ज्यादा उछाल खा रहे हो. बोलो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है? फ्रीडम है, और कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी एजुकेशनल राइट्स है. हो गया. तुम बोलो. है राइट टू राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. गलत माने मेरा. राइट टू एक्सप्लॉयटेशन तुमने मीनिंग ही चेंज कर दिया. मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे. तुम बोलो पूजा जी. राइट टू एक्सप्रेशन. अच्छा एक्सप्रेशन बोली थी तुम, मेरे को लगा एक्सप्लॉयटेशन. सॉरी, सही बोल रही थी बच्ची. और साला तुम सिटीजन ऑफ इंडिया है, तुमको अपना फंडामेंटल राइट्स ही नहीं मालूम है क्या? अच्छा राइट टू एजुकेशन भी है. ओके. और राइट टू मूवमेंट. अरे तो पूरा बोलने का ना उसको. राइट टू एसोसिएशन, राइट टू स्लीप, abolition of title,
एवरीवेयर इन इंडिया क्या बोल अबे वो एनीवेयर होगा, एक समय पे तुम पूरे इंडिया में तुम्हारे छोड़ो अभी बाद में बताऊंगा। एक दवाई का नाम बताऊंगा, वो खाने से हो जाता जीवन समाप्त। कर लो। हाँ तुम बोलो, तुम बोलो। वेरी गुड। चुप रहना, चुप रहना। हाँ और राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, और रेज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हाँ आगे। ये तो तूने वही बोला जो बाकी बच्चों ने बोल दिया था। फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कौन से यार, कौन समझा इन बच्चों को, पता है कौन बात करे है? तुम बोलो, तुम समझदार लग रहे हो। हाँ पढ़ लो बुक में, ये बुक में वही लिखा है जो मेरे को एक्सप्लेन करना है। हाँ तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये इसकी की कब से क्या आवाज दबा के बैठा था। बोल ले भाई, बोल ले बोल 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 बोल। right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to education, right to choose any religion, राइट टू choose any religion, हम्म और फिर क्या था, एक और बच्चा मुझे पता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी गुड। नहीं नहीं, तुम सब सही हो। देखो अभी, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट is defined under article number 12 of the constitution, and we need to study the concept of state as the fundamental rights which are guaranteed to the citizen of India by the constitution of India can be enforced against the state. इसका मतलब it is the responsibility, it will be the responsibility of state to ensure that no citizen of India is being deprived of from exercising their fundamental rights. ये लिख लो पहले अपने बुक में, लिख लो, लिखो। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, it will be the responsibility of state to ensure, it will be the responsibility of state to ensure that no person is being deprived of, it will be the responsibility of state to ensure that no person is being deprived of from exercising the fundamental rights given to them by the Constitution of India, given to them by the Constitution of India. ठीक है, क्लियर? ओके, इसका ये इंटरप्रिटेशन है। इसलिए स्टेट का डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो, it means it is the state's responsibility to ensure that the citizen of India can enjoy the fundamental rights under article number 12 unless the context otherwise inquires। बोला जब तक किसी और कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज ना किया जाए, स्टेट का मतलब क्या होगा, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? जब तक the term state is not being used in any other context, the term state will include the government and parliament of India, the government and the legislature of each state, ठीक है, all local or other authorities within the territory of India or which are under the control of government of India। ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिकली किस किस को इंक्लूड करें? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है बोथ स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, ये 4 गुंडे लेकर के आए और जबरदस्ती कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी पे, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मोदी जी के पास? नहीं, लोकल अथॉरिटी। एंड लोकल अथॉरिटी को इंश्योर करना है दैट आई एम नॉट बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ या आई एम नॉट बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग माय राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। The word local authority and other authorities will be constructed as follows on the basis of judicial pronouncement. लोकल अथॉरिटी में देखो कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। अदर अथॉरिटीज, it include all the authorities created by the constitution or statute on whom the power are being given by law, and it is not necessary that the authority should engage in performing government functions. Example: income tax department, universities, electricity board. But any authority of government will not include stock exchange, कोर्ट एंड, देखो लिखा है अंडरलाइन करना, बीसीसीआई। बीसीसीआई, इज इट क्लियर? अच्छा सर, आपने बोला एनी अथॉरिटी विच इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, बोला ना अभी, दैट अथॉरिटी विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन स्पेसिफिकली किन किन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया? स्टॉक एक्सचेंज को, बीसीसीआई को और जुडिशरी को। ठीक है, फिर टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ स्टेट और नॉट। तो मुझे बताओ, व्हेन अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टेट? जवाब दो, व्हेन अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन कैन बी ट्रीटेड एज स्टेट व्हेन सच कॉर्पोरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी तो पढ़े, ठीक है, एनी कॉर्पोरेशन which is being controlled by the government can be considered as state। यही तो पढ़ा अभी तक। देखो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन द केस ऑफ अजय हसिया वर्सेज खालिद मुजीब that the authorities which comply with the following requirements will be treated as state, will be considered as state for the purpose of this definition. As a corporation in which entire share capital is being held by the government, corporation enjoys a monopoly status। मतलब IRCTC, वेरी गुड, वो कॉर्पोरेशन का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन इज मेड बाय द government. The government has deep and pervasive control over the organization if the functions of the corporation are of the public importance and closely related to the government functions, and if the department of government is transferred to the corporation। मतलब एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन है, उस एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके उसका कोई डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो कॉर्पोरेशन भी क्या माना जाएगा? स्टेट। समझ रहे हो, एक एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन था, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन है दैट विल आल्सो बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट के ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली गई? ऐसे क्यों देख रहे हो? स्टेट के ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली गई? इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना? दैट द सिटीजंस ऑफ इंडिया आर being able to exercise the rights, fundamental rights being given to them by the Constitution of India। सिंपल है। आओ अब आगे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स अभी टिल डेट?
448, है ना। जब ओरिजिनली इनएक्ट हुआ था 395। वेरी गुड। देखो इफेक्ट में कब से आया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट कब किया गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949, है ना। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द very basic rights that are universally recognized as the most essential for the human existence and indispensable for the human development. मतलब fundamental rights and human development cannot be separated from each other. ठीक है। These are required for the attainment of intellectual, moral and spiritual status of an individual. आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35, ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 contained in part 3rd of the constitution deals with the fundamental rights, and fundamental rights are described as Magna Carta of India. Few fundamental rights are given only to the citizens. ऐसा क्यों बोला? देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये अवेलेबल होता है दोनों को, नेचुरल पर्सन्स को एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स को, ठीक है। हाउएवर all the fundamental rights are not available to the artificial person. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स अपन पढ़ेंगे ना, ये सभी किसको अवेलेबल है? नेचुरल पर्सन को। बट some of these fundamental rights may also be available to the artificial person. लिख लो एक बार, लिख लो all the stated fundamental rights, all the stated fundamental rights all the stated fundamental rights are being available to the natural person, however some of these fundamental rights may also be available to an artificial person. बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोला फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट. इट मींस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू एंश्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन्स आर एबल टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स. बात समझ में आ रही है क्या? एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब क्या बोला यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखना, समझना. फंडामेंटल राइट्स क्या क्या अवेलेबल है अपने पास? राइट टू इक्वालिटी. अभी सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे हो, इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ये सारे आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक? 12 से 35. राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against the exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional
रेमेडीज। इन सभी राइट्स को इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? स्टेट्स के ऊपर, एंड नॉट ऑन एनी प्राइवेट पर्सन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, मान लो कि कल को इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान एंड सोनिया। मुस्कान और सोनिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया, क्लास चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मुस्कान उठी अपनी जगह से और सोनिया को एक थप्पड़ दे डाला। ठीक है, सोनिया को भी गुस्सा है, वो बॉक्स उठा करके सोनिया ने क्या किया? मुस्कान पे दे डाला। ठीक है, लात घूसे चप्पल जूते चलने लगे। ये जितनी भी लड़कियां थी और लड़के थे और सर थे, हम सब भाग गए यहाँ से। ठीक है, तालियां नहीं बजा रही, मतलब डर के भाग गए, कितना खतरनाक तरीके से दोनों लड़ रहे। ठीक है, अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फाइट, देखो अभी अल्टीमेटली क्या होता है, मुस्कान का एक आंख निकाल दिया जाता है ना, और सोनिया का एक कान काट दिया जाता है। जबरदस्त लेवल पे झगड़ा हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, अब अब ये आते हैं अविनाश सर के पास, बोलते हैं कि सर आपके सामने ये मुस्कान आती है, अपने हाथ में वो एक आंख लेकर के आती है, बोलती है सर अब ये झगड़ा आपको सुलटाना पड़ेगा। वेदर अविनाश सर इज लाइबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट? नो। मैं बोलता ये मेरा काम नहीं है झगड़ा सुलटाना, तुमको झगड़ा सुलटाना है, किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसके पास। बोथ ऑफ देम हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी? स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं पता है, मैं बोला मैं जिम्मेदार नहीं हूं इन चीजों के लिए, अपना आंख उठाओ और यहां से चलते बनो। समझ रहे हो? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? स्टेट। बात समझ में आ रही क्या? हु विल इंश्योर? इन स्टेट एंड नॉट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, fundamental rights are available to individual against the state. It means it is enforceable against the state. It is the responsibility of the state to respect and guarantee the fundamental rights being given to an individual. कितना सिंपल है? All the laws should be inconsistent with the fundamental rights. इसको ना मतलब ब्रैकेट में लगा करके 15 स्टार लगा दो, यहाँ पे 15 स्टार्स चाहिए मुझे। जिसके बुक में मुझे 15 स्टार्स नहीं मिलेंगे ना, वो क्लास से हाँ बाहर। देखो इसने 15 स्टार लिख दिया, दिमाग वाला बच्चा है। फिफ्टीन स्टार लिख दिया, मतलब अगर इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ बनाया जाएगा which deprives a person from exercising their fundamental rights, then all such laws will be considered as unconstitutional, है ना? And as it is unconstitutional, it will have no effect whatsoever. बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या? यस, ये लिख लो, ये भी इंटरप्रिटेशन लिख लो जो मैंने अभी बोला, जो अभी सुना ना तुम लोगों ने इंटरप्रिटेशन, वो आप लिख लो वहां पे। व्हाट हैपेंड? हाँ, क्या लगा दिया? वेरी गुड, तुम बहुत आगे जाओगे। सब सही होगा बेटा, दवाई लेते रहो बस समय पे।
डन। आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर 13 states that any law shall be void to the extent if it conflict with the fundamental rights. For this purpose, the law can be divided into two parts: pre-constitutional laws and post-constitutional laws. अब समझना। आर्टिकल नंबर 13 तुमने किसका रेफर किया? तो सर आर्टिकल नंबर 13 हम रेफर कर रहे हैं किसका? बोलो, समझना एक बात। आर्टिकल नंबर 13 किसका रेफर कर रहे हो? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, which is inconsistent with the fundamental rights shall be considered as void, and they will be inoperative to the extent they conflict with the fundamental rights being given to the citizen of India. यही पढ़े। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कब अडॉप्ट इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950। लेकिन सर ऐसे कितने सारे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इफेक्ट में आने से पहले आ चुके हैं? बात समझ में आने क्या? कोई एग्जांपल दे सकते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वेरी गुड। और बहुत सारे लॉज है ना? हाँ बोल तो दिया मैंने, तुम्हारे पास में आके बताऊं तो समझो। तो अब क्या करोगे तुम? उन लॉज को, किसी भी लॉ को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दोगे। पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आने के बाद। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आने के बाद तो ऐसा कोई लॉ बन ही नहीं सकता विच कॉन्ट्राडिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन बीइंग गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन सर अगर ऐसे कोई लॉ पहले से बन चुके हो तो, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, तो इन दैट केस उन लॉज के जो भी प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं किसके साथ? विद द फंडामेंटल राइट्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज void and inoperative. They shall be considered as void and inoperative. Is it clear? Is it clear everyone? देखो, all the pre-constitutional laws which are inconsistent with the fundamental rights will become void up to the extent they are inconsistent with the fundamental rights. Simple है? And post constitutional laws, state is prohibited from making any law which contradict with the fundamental rights. If any such law is made by the state, it will be treated as ultra virus and void to the extent they are inconsistent with the fundamental rights. पेज नंबर क्या था? डन। अब आगे आओ। The word law mentioned will mean permanent law, ordinance, bylaws, rules, regulations, notification. आई होप कि तुमको ये सब भी कॉन्सेप्ट के बीच में क्लैरिटी है ना? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ एंड ऑर्डिनेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डिनेंस?
लॉ, अच्छा तुम मेरे साथ पढ़ा दो, आज से कंसिडर करो, राहुल सर, हाँ दोनों मिलके पढ़ेंगे, आओ। हाँ पार्टनरशिप नहीं, मतलब ऐसे मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ इस बच्चे को ग्रो करने का, आओ। तो फिर जब तुम्हें पढ़ना है तो चुपचाप बैठना चाहिए ना। अच्छा देखो, लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का पावर है, लॉ पास होगा इन दी विधानसभा, ये सब मालूम है तुमको। तो वेन इन केस इफ द पार्लियामेंट और विधानसभा इज नॉट इन दी सेशन, हो सकता है इफ द पार्लियामेंट और विधानसभा इज नॉट इन दी सेशन बट लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी बेसिस पे लॉ बनाया जा सकता है। अगर वो सेंट्रल लेवल लॉ बना रहे हैं तो प्रेसिडेंट विल मेक, और अगर स्टेट लेवल पे बना रहे हैं तो गवर्नर ऑफ स्टेट विल मेक, क्या, ऑर्डिनेंस, दे विल पास ऑर्डिनेंस, ठीक है, दे विल पास ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस वंस पास shall be in effect for a maximum period of 6 months। तो बोला 6 महीने के अंदर या तो तुम पार्लियामेंट्री सेशन बुला लो, उस ऑर्डिनेंस को पास करके एक्ट बना दो, या वो 6 महीने के बाद अपने आप क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पे लॉ का मतलब एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और इट विल इंक्लूड एन, इट विल ऑल्सो इंक्लूड एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी लॉ मेड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडीज, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडीज का बाय लॉज, फॉर एग्जाम्पल ICSI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ICSI का खुद का बाय लॉज है। बाय लॉज का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने खुद के लिए बनाए, तो ICSI will have its own rules and regulation, have its own set of rules and regulations। पास में आ रहा है क्या? तो ICSI के बाई लॉज हैं, ICAI के बाई लॉज हैं, सेबी के बाई लॉज हैं, ठीक है, LIC बाई लॉज हैं उनके। बात में आ रहा है क्या? बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन। तो बोला अगर ऐसा कोई भी रूल पास किया गया, ऐसा कोई भी रेगुलेशन पास किया गया, क्या डिफरेंस है रूल्स और रेगुलेशंस में? पुराने बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय एनी डेलीगेटेड बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक सेबी, RBI, IRDA, CCI, ये सभी डेलीगेटेड बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये लोग क्या बनाएंगे? रेगुलेशंस बनाएंगे। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर क्या गिवन रहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस में? रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको गिवन रहता है प्रोसीजर। क्या गिवन रहता है? प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट एनी थिंग, ठीक है। समझो, आप एक्ट पढ़ते हो ना, एक्ट में क्या पढ़ते हो आप? प्रोविजंस पढ़ते हो। प्रोविजंस में क्या गिवन रहता है तुमको? प्रोविजंस में क्या गिवन रहता है? क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, यही तो पढ़ते हो। व्हाट विल बी लॉफुल, व्हाट विल बी अनलॉफुल, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये तो पढ़ते हो। क्या करने का है वो प्रोविजंस में गिवन है, कैसे करना है वो रूल्स में गिवन हो सकता है, ठीक है। रूल्स में गिवन हो सकता है। रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लॉज के रिस्पेक्ट में रूल्स विल बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लॉज के रिस्पेक्ट में रूल्स विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? ओके। Earlier it was laid down that constitutional amendment is not a law challenged if even if they are inconsistent with the fundamental rights, but later on
in Gokalnath case, it was decided that even a constitutional amendment which would be void to the extent if it contradicts with the fundamental rights. बात समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ रहा है and if such amendment is in violation, if such amendment is in contradiction to the fundamental rights, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी अपन क्या कंसिडर करेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी अपन क्या कंसिडर करेंगे? वॉइड. समझ रहे हो? वॉइड एंड इनऑपरेटिव. वॉइड एंड इनऑपरेटिव. ठीक है? ओके, कंक्लूजन पे आ जाओ एक बार. द प्रेजेंट पोजीशन इन दैट is that the word law does not include a constitutional amendment and thus there is no restriction on the parliament power to amend the constitution or fundamental rights under the article number 368. मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वेदर इट कैन बी अमेंडेड. ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है whether the fundamental rights being granted to the citizen of India can be amended. आंसर इज गिवन. पढ़ के बताओ मुझे फटाफट. Whether it can be amended or not. It can be amended. ठीक है? ओके. अब आ जाओगे डॉक्ट्राइन्स टू इंटरप्रेट आर्टिकल नंबर 13. आर्टिकल नंबर 13 ने बोला क्या था? कि भाई ऐसा कोई भी तुम लॉ नहीं बना सकते. लॉ का मतलब क्या था? लॉ का मतलब लॉ मेड बाय द स्टैट्यूट. लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस. लॉ का मतलब बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन. एक बात मैं तुमको बताता हूं. आर्टिकल नंबर 13 एक्चुअली डिफाइंस लॉ. बात समझ में आ रहा है क्या? आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली डिफाइंस लॉ. तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज लॉ, व्हाट वुड बी योर आंसर? योर आंसर वुड बी एज पर आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ includes any law made by parliament or state legislature, comma, ordinance, comma, bylaws, comma, rules, comma, regulations and notifications. बस समझ में आ रहा है क्या? ये है लॉ का एग्जैक्ट डेफिनेशन. ठीक है? दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ. लॉ includes any law made by the parliament or state legislature, then ordinance, bylaws, rules, regulations and notification. ठीक है? सामने वाले को तुम ये जवाब दे दोगे ना तो सामने वाले का दिमाग घूम जाएगा. कोशिश करके देखना. मेरे को मत करना ऐसा, मेरे साथ मत ट्राई करना ऐसा. ठीक है? हाँ. डॉक्ट्राइन्स टू इंटरप्रेट आर्टिकल नंबर 13. एक बार इसको रीड करो. देखो पढ़ के संस्कृत जैसा लग रहा है. तुम एक बार पढ़ोगे फिर मैं तुमको डिस्कस करूंगा. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. डू इट. समझ में आ गया तो अच्छी बात है.
व्हाट हैपेंड? पढ़ लिया? देखो, सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है? सेपरेशन, ठीक है, काइंड ऑफ सेपरेशन। क्या बोला? ओनली दैट पार्ट ऑफ लॉ विच बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड that is inconsistent with the fundamental rights and the rest of the law will stand। इंडिया में अगर ऐसा कोई लॉ बनाया गया, certain provisions of which, अब दो पॉसिबिलिटी है ना, entire law is against the fundamental rights, तो पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा? void हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, लॉ जिसके कुछ प्रोविजंस हैं अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, तो जो प्रोविजंस अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है या कॉन्ट्राडिक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स है, they will be separated and rest of the law will remain valid। सिंपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये तुमको सीएसीटी में भी था क्या? ये डॉक्ट्राइन्स थे क्या वहां पे? नहीं थे, ओके। इफ आफ्टर सेपरेटिंग द इनवैलिड पार्ट द वैलिड पार्ट इज केपेबल ऑफ गिविंग द इफेक्ट, काफी बार ऐसा भी हो सकता है, ये जो इनवैलिड पार्ट है तुमने हटा दिया तो जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बचा उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है क्या? जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अब अगर रेस्ट ऑफ दिस पोर्शन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है तो इन दैट सिचुएशन द एंटायर लॉ विल बिकम इनऑपरेटिव, द एंटायर लॉ विल बिकम इनऑपरेटिव और इनवैलिड, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है गायब हो जाना, मान लीजिए कि वो है ही नहीं, क्लास में आने के बाद तुम क्या हो जाते हो? दिमाग क्या हो जाते हैं? गायब। द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विल बिकम इनऑपरेटिव जस्ट लाइक एन एक्लिप्स। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इफेक्ट में आने से पहले ऐसे कोई लॉ जो बनाए गए, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो क्या मान लिया जाएगा कि भाई वो प्रोविजन थे ही नहीं, ठीक है, वो प्रोविजन थे ही नहीं, वो प्रोविजन कभी बने ही नहीं। द इनकंसिस्टेंट पार्ट विल रिवाइव ओनली वंस द conflict has been cured or conflict has been duly resolved। Basically the inconsistent part will become eclipsed or dormant and will not be dead altogether। मतलब पड़े हुए हैं पर इफेक्ट में नहीं। क्लास में तुम बैठे रहते हो ना, लेकिन इफेक्ट में नहीं रहते। बस में तुम यहां तक गए नहीं हो, तुम हो क्लास में ही, लेकिन हाँ, basically the inconsistent part will become eclipsed or dormant and it will not be dead altogether। and कौन से दोनों डॉक्ट्राइन में? it will become effective once the inconsistency is removed। मतलब जो प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, अगर उन प्रोविजंस में आपने चेंजेस कर दिए, उन प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर दिया, एंड आफ्टर द अमेंडमेंट और आफ्टर द चेंजेस बीइंग मेड दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द फंडामेंटल राइट, तो क्या बन जाएगा वो? देन इट विल बिकम वैलिड। सिंपल है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओपन टू द सिटीजन टू वेव एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब हाँ, इट कैनॉट बी रिलिंक्विश्ड, ठीक है, यू कैनॉट वेव एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यू कैनॉट वेव एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, अंडरलाइन कर लेना इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आजकल लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट and are subjected to certain reasonable restrictions, and hence an individual cannot choose to get fundamental rights waived, relinquished or abandoned। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, चलो मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।